एडिटर ही देखा जाए ना, वो एक बहुत बड़ा डायरेक्टर होता है। वो अपने माइंड में इमेजिन कर लेता है, ये है स्क्रिप्ट, हमारे पास में ऐसे ऐसे डिफरेंट शॉट्स हैं और इन शॉट के बाद में हमें एनर्जेटिक फ्रेम लेना है, ऐसे चलना है, ये म्यूजिक रखना है, ये ट्रैक पे जाना है, यहाँ पे फिनिश करना है, यहाँ पे बाइट लगानी है। भैया मेरे को एक्सपीरियंस है, मैंने इतना टाइम काम किया, तो कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस उनके लिए बेनिफिट देगा। साउथेक्स में आपका एरिना एनिमेशन इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने वीडियो एडिटिंग का कोर्स सीखा। आप हमारे यहाँ से प्लेसमेंट लीजिए, आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगी। प्लेसमेंट वाले के पास गया था अपने जो एरिना इंस्टीट्यूट वाला है, वो कहता आप रिज्यूम डाल दो, आपको आ जाए। कभी जीवन में कोई फोन नहीं आया, एटलीस्ट आप उसको इंटर्नशिप तो कराओ ना। मम्मी पापा के पैसे लगे हैं, आपका इवन 7th हाउस टाइम पे जब जितने प्रोडक्शन हाउसेस हो अपना सबके पास में जाता था, हर एक जगह पे मैं गार्ड्स के पास में रिज्यूम देता था। ऑप्शन हो तो प्लीज मेरे को इंटर्नशिप के लिए दे दो। मैं 6 महीने तक, मैं 6 महीने तक बता रहा हूँ आपको, जब वो काम करते थे तो मैं कभी बैठता नहीं था। हम टाइम वो कहते थे आपको दीपक देर में कहीं चाय नहीं आई यार भाई। अब आप सोचो कि पापा ने मतलब पैसे लगाए और मैं कोई बोले मैं कुछ चाय नहीं क्या हो, कैसा लगता है। हाँ, तो किसी भी सीनियर पर्सन का ना दिल जीतना पड़ता है अगर आपको उनसे कोई चीज सीखना है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रजनीश है और पिछली बार मैंने एक पॉडकास्ट किया था अरविंद सिंह जी के साथ। इस बार मेरे साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस एडिटर हैं जिनका नाम दीपक मिश्रा है। इनको बड़े ही रिक्वेस्ट पे यहाँ पे लेके आया हूँ क्योंकि ये बहुत बिजी हैं और क्योंकि काफ़ी पुराने एडिटर हैं, काफ़ी इनका डिमांड है मार्केट में। तो अभी ये काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से ये बहुत शूट जो है थोड़ा सा डिले हो गया हमारा। तो एक एक्सपीरियंस एडिटर बहुत दिनों के बाद हमें मिला है। इनका एक्सपीरियंस 15 ईयर्स का है और इन्होंने बहुत अपने फील्ड में काम किया। ये किस तरीके से काम करते हैं, कितना इन्होंने अपने आप को इस फील्ड में ढाला है, क्या क्या स्ट्रगल्स देखे हैं, कैसी जर्नीज देखी हैं, तो ये सारा एक्सपीरियंस आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद मिलने वाला है। तो मैं वेलकम करता हूँ मिस्टर दीपक मिश्रा जी का। हेलो दीपक मिश्रा जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजनीश भाई कि आपने अपने इस पॉडकास्ट शो पे बुलाया मुझे। जी जी, थैंक यू जी। तो दीपक मिश्रा जी, मैंने जैसे कि मतलब कि व्यूअर्स को आपका इंट्रोडक्शन दे ही दिया है कि आपको 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है ना जी। और आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं लाइफ में इन द सेंस कि इस वीडियो एडिटिंग के फील्ड में। और आपका एक्सपीरियंस आई थिंक दिल्ली से ही है बेसिकली। तो दिल्ली में दिल्ली वाले एडिटर्स के लिए ये तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो दीपक जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको इस जर्नी में आने के लिए या ये वीडियो एडिटिंग कैरियर में आने के लिए सबसे पहले आपका क्या इंस्पिरेशन रहा, किससे आप इंस्पायर्ड होके इस फील्ड में आप आए? रजनीश जी, मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जब मैं इस वीडियो एडिटिंग के सेक्टर में जब मैं आया जी अपने इस टिप्स में, तो सबसे पहले मुझे इस फील्ड के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम। अच्छा जी। उस समय नॉलेज नहीं थी। मेरे ब्रदर मतलब जो है वो एक कंपनी में HR की जॉब करते थे उस टाइम पे। अच्छा। वहाँ पे देखा एक एडिटर थे, वहाँ पे कोई मतलब उनका अपना सेटअप था, वो अच्छे से काम कर रहा था, मतलब कीबोर्ड मतलब एक कैबिन टाइप का था। तो वो उसको देख के बड़ा इम्प्रेस थे। तो इम्प्रेस थे इतना ज़्यादा कि उन्होंने बोला कि नहीं यार, मैं तो अपने ब्रदर को यही कोर्स कराऊंगा या फिर वही। मैंने तो उस समय ये सोचा हुआ था कि भाई मेरा अपना 12th होगा, फिर मैं अपना ये BCom वगैरह MBA वगैरह करके HR वगैरह की पीछे वो देखूंगा उस टाइम पे। और लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इतनी इंटरेस्टिंग फील्ड है वीडियो एडिटिंग। तब मुझे मतलब इतना नॉलेज नहीं था, बस मैं मैनेजमेंट की ही उसमें था। ओके। तब उस टाइम के बाद फिर मैंने जब अपनी 12th क्लियर हुई तो उसके बाद में कॉलेज वगैरह का फॉर्म भरा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये एक अच्छा स्कोप है आने वाले टाइम पे मार्केट में, तुम एक बार ट्राई कर लो, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो तुम्हें करना चाहिए। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, आपका कहना भी ठीक था। तब फिर मैंने इंस्टीट्यूट्स वगैरह गया। साउथेक्स में आपका एरिना एनिमेशन इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने वीडियो एडिटिंग का कोर्स सीखा। ये कौन से ईयर्स में आपने एरिना? ये शायद मेरा था आपका 9 और 10 के आसपास। फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे गया तो मेरे को फोटोशॉप की थोड़ा सा नॉलेज मिली। अच्छा।
फोटोशॉप में पोस्टर डिजाइनिंग टीचर्स ट्रेनिंग पे। तो देखा जाए तो प्रैक्टिकल ज़्यादा, थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा आपको वहाँ पे। बिल्कुल। आपको असाइनमेंट वगैरह है, कुछ टेस्ट है, कुछ मतलब मल्टीपल चीज़ें होती हैं इंस्टीट्यूट में। तो वो सारी चीज़ें करते हुए मेरा ये 1.5 ईयर तक का टाइम वहाँ पे मेरा निकल गया। बट मार्केट क्या था उस टाइम पे, इतना एडवांस नहीं था, जॉब वगैरह उस टाइम पे इतने थे नहीं। हमारी जो फील्ड थी बहुत लिमिटेड थी। राइट। अच्छा, एक और चीज है, आपका पता नहीं, लेकिन जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, ये जो मतलब बोलते हैं मुझे कि भैया आप हमारे यहाँ से प्लेसमेंट लीजिए, आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगी। बिल्कुल। अब वही नया बच्चा मैंने कोर्स तो किया, एनर्जी तो थी उस टाइम पे कि भैया करना है कुछ, करना है, मम्मी पापा के पैसे लगे हैं, अब उसके बाद तो कुछ करना ही करना है ना। कितना फीस था? अब उस समय के टाइम पे आप मान लो कि आपका जो मंथली मैं अपने फादर के चेक लेके आता था, उस समय में शायद 10,000 रुपए का चेक एवरी मंथ मतलब मेरा सबमिट होता था। और तो ये आपने 1.5 साल किया था, तो 10,000 के हिसाब से उसको और कुछ आपने पहले भी पेमेंट किया होगा। बिल्कुल। ये 1.5 से प्लस ही था। मतलब उस समय भी इतना कॉस्ट था, उस समय भी 9 और 10 में अगर कोई इंसान अगर नॉर्मली 10,000 रुपए का अगर वो फी भर रहा है एवरी मंथ, तो वो एक छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल। हमारे हिसाब से तो मैं एक किसान का बेटा हूँ। बिल्कुल। तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरे फादर ने कितना हार्ड वर्क किया होगा और कैसे करके उन्होंने वो सारी चीजें करी होंगी। मेरे आप आराम से मेट्रो से चले जाते हो, आप आराम से, अब तो एसी बसें हो गई हैं। हमारे टाइम पे तो ब्लू बस चलती थी पूरी दिल्ली में उस टाइम पे, वो 460 हो गई, 479 हो गई, ब्लू लाइन वाली चलती थी। उसमें थोड़ा सा रश होता था, समटाइम थोड़ा डेंजरस भी होता था, उल्टा सीधा उनके आना पड़ता था। बिल्कुल। दिल्ली में उस टाइम बड़ा स्ट्रगल था। बिल्कुल स्ट्रगल था। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, उस समय ऐसा भी था कि इंटरनेट नहीं था। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज, ट्यूटोरियल्स डाउनलोड करने के लिए उस समय केवल एक टॉरेंट होता था, जिसका हम लोग जो है ना वो लेते थे। उस समय यूट्यूब भी आई थिंक 2013 में लॉन्च हुआ था। और उस समय टॉरेंट से ट्यूटोरियल्स हम लोग डाउनलोड करते। आज तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है यूट्यूब से किसी भी एप्लीकेशंस को सीख लेना, पर उस समय ऐसा कुछ भी नहीं होता था। और उस समय स्पीड भी जो थी वो 2G और 3G का, तो 2G 3G बहुत बड़ी बात होती थी। पैकेज भी इतना वो होता था उसमें रिचार्ज करवाने के लिए कि वो उतना फुलफिल नहीं हो पाता। भाई उस समय केवल एडमिशन लेना ही इतना वो नहीं था कि केवल पेरेंट्स ने पे कर दिया तो एडमिशन आप लेके और कोर्स कर रहे हैं और बड़े मजे से आप जो है ना एक अच्छा कैरियर जो है आप चूज आपने कर लिया है। देखो रियलिटी ये है, मैं आपको दिल की बात बताऊं, रियलिटी ये है कि आप जब कोर्स करने जाते हो ना, जो भी आपको थ्योरी नॉलेज मिलती है वो आपके लिए, ये समझ लो आपके लिए एक्सपीरियंस जीवन में, वो आपके लिए आपका 5% है बस। जो इंस्टीट्यूट में मिलता है, आपके कहने का मतलब ये है, वो ओनली 5%। राइट, ओनली 5% है बस। वो मुंह से बोलने वाली बातें हैं कि भैया उसमें ये होता है, ये RGB होता है, वो CMY के हो गया, प्रिंट कलर हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, टाइमलाइन, बड़े वायरिंग के बारे में बताया जाता था। पहले तो लीनियर एडिटिंग, नॉन लीनियर एडिटिंग, पहले कहते थे भाई फलाना हम तो वहां से टेप काट के लगाते थे, ऐसे लगाते थे। वो तो खैर अब जमाना बदल चुका है, लेकिन वो सारी चीजें बताई जाती थी, वो चीजें ना प्रैक्टिकल के आगे फेल है। राइट। और प्रैक्टिकल के लिए तक पहुंचना भी भारी हो रखा था उस टाइम, भारी हो रखा था। राइट। अब ये बताओ, मैं आपको सच बता रहा हूँ दिल की बात अपनी, 11 से लेके 12 के बीच में मैं अपने घर से निकलता था अपने पापा से पैसे लेके। पापा मेरे को हमेशा 100 रुपए का नोट देते थे, रजनीश भाई 100 का नोट देते थे, और मैं जाता था दुकान पे, हमारे उधर एक धर्मवीर मार्केट है, अच्छा, वहां से मैं मतलब रिज्यूम निकालता था 5-6 कॉपियां। अच्छा। अब मुझे कोई आइडिया नहीं, प्लेसमेंट वाले के पास गया था अपने जो एरिना इंस्टीट्यूट वाला है, वो कहता आप रिज्यूम डाल दो आपको आ जाए। कभी जीवन में कोई फोन नहीं आया। मैंने कभी जीवन में सुना ही नहीं कि कोई वो प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं सब। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि देखिए मैं वैसे ना मतलब इंस्टीट्यूट्स के लिए मैं वैसे कोई वो नहीं कह रहा, लेकिन ये मोस्टली आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पता कर लीजिए, जो भी मीडिया के बारे में पढ़ाई करवाते हैं, या जर्नलिज्म हो गया, या मीडिया फील्ड के कोई भी बैचलर डिग्री भी हो, या बैचलर डिग्री हो गया, डिप्लोमा हो गया, आप उनसे कहिए कि मुझे जॉब प्लेसमेंट करना है और जॉब प्लेसमेंट आप करवा सकते हो,
यानी कि कोर्स करने के बाद आप मतलब कि मेरी जॉब लगवाने के लिए आप एश्योर हो या श्योरिटी देते हो, वो कहेंगे हाँ जी आप एडमिशन लेके तो देखो, एटलीस्ट आप उसको इंटर्नशिप तो कराओ, हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग तो कराओ, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, कुछ जानेगा समझेगा, अगर उस लायक होगा तो आगे बढ़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना कि वो जो प्रैक्टिकल, एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे ख्याल से बहुत ही कम होती है, और जो मार्केट में जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो डिफरेंट, वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप ये समझ लो कि आप वो प्रैक्टिकल नॉलेज ना बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं करते हो। उसका रीजन है क्योंकि एक तो उनका सॉफ्टवेयर का टारगेट होता है कि मुझे ना एक सॉफ्टवेयर को 1.5 महीने के अंदर खत्म करना है। एग्जैक्टली 2 महीना, और थ्योरेटिकल आपकी 10 से 15 क्लासेस चलेंगी, और उसके बाद से आपके बाकी का, उसमें भी आप MWF का बैच हो गया या फास्ट ट्रैक है, तो उसको तो कहेंगे कि भैया आपके तो 15 दिन या 20 दिन के अंदर ही आपका ये सॉफ्टवेयर खत्म हो नहीं, वो तो अपना मतलब अपना काउंट करते हैं, हाँ उनको इससे कोई मतलब नहीं आप पहुंचे या नहीं पहुंचे। और सही बताऊं तो रियलिटी में कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये जो भी फैकल्टीज वगैरह इनके जो हायर होते हैं, मेरे को बहुत कम ही रेयर कह सकता है कि 2-4 इंस्टीट्यूट्स हुए जो ठीक ठाक होंगे, जो बच्चों को मतलब अच्छे तरीके से चीजें गाइड करते होंगे। नहीं तो मोस्टली क्या होता है, आया बस सॉफ्टवेयर खोला, उसने ऐसे बताया, ये बताया बस, दैट्स इट। और उसके बाद से ये आप जो काम लेके दिखाते हो उसमें आधा उनका समय चला गया है ना, 1.5 घंटे या आधे 1 घंटे का बैच होता है, उसमें वो क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट खराब है, फैकल्टीज खराब है, लेकिन वहां पर केवल वही पढ़ सकता है जो थोड़ा सेंसिबल हो इस चीज को लेके कि केवल ना मुझे ना कोर्स नहीं करना है, मुझे केवल सॉफ्टवेयर का ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों का नॉलेज चाहिए। मार्केट में क्या चल रहा है मुझे उसका भी नॉलेज होना चाहिए। अभी आप जस्ट ये सोचिए कि जो भी वहां पे फैकल्टीज है ना, 10 साल 15 साल से वो केवल पढ़ा रहे हैं, उनको मार्केट का कुछ नहीं पता है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, होता क्या है कि वो केवल सॉफ्टवेयर के जैसे अपडेट्स आ गए, उनके वो टूल्स उन्होंने बस उसको रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया कहीं से, उसके बाद से वो कहते हैं कि हाँ जी ये ठीक है, इस वर्जन में ये न्यू टूल्स हैं, आप भी एक्साइटेड होते हो कि यार वो इसमें ना नया पैकेज मिल रहा है, नए सॉफ्टवेयर सीखने को मिल रहे हैं, तो मुझे इसमें बड़ा मतलब बिल्कुल मैं पढ़ के तो बिल्कुल मतलब कि वो 30 मार्क का निकलूंगा यहाँ से, है ना। जब आप मार्केट में जाते हो ना तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, वो आपसे मार्केट में काम मांगते हैं कि आपका 30 मार्का वाला काम क्या है, वो 30 मार्का वाली नॉलेज नहीं, आप वहां पे थ्योरेटिकल थोड़ी जाके वो करोगे, आपका तो काम बोलता है ना मार्केट में। हाँ नहीं, तो फिर मैं आपसे मतलब ये बात तो सही कही आपने, लेकिन मैं आपसे एक बात और बताना चाहूँगा कुछ और भी। जैसे जब मैंने ये कोर्स किया उसके बाद में जब मैं निकला, मैं सही बता रहा हूँ की बात आपको, कि हम रजनीश भाई जब फिल्म सिटी है नोएडा आपका सेक्टर 16 वाला अट्टा के बाद, यहाँ पे मैं जाता था उस टाइम पे, और जी न्यूज आपका IVL7 हाउस टाइम पे जब सारे न्यूज़ जितने प्रोडक्शन हाउसेस हो गए अपना, इन सबके पास में जाता था। हर एक जगह पे मैं गार्ड्स के पास मैं रिज्यूम देता था कि आप प्लीज, ये फैक्ट है, ऐसा करना पड़ता है, ये फैक्ट है। मैं जाता था अपना खुद रिज्यूम देता था, ये ऑप्शन हो तो प्लीज मेरे को इंटर्नशिप के लिए दे दो, क्योंकि जब इंस्टीट्यूट ही आपका साथ नहीं देगा तो फिर इंसान मजबूर हो जाता है, क्योंकि मेरे फादर के पैसे लग गए। हाँ, और आप फंस गए हैं। हाँ, उन्होंने तो कोर्स का वो देख के मेरे को निकाह वो कर दिया, बाकी बोला आपका 2 महीने बाद में आपका डिप्लोमा वो जो बॉम्बे से वो आ जाएगा। चलो ठीक है, वो आ जाएगा, लेकिन वो तो एक कागज का टुकड़ा मिला मेरे से, आपने ट्रेनिंग ली, मेरा एग्जाम भी लिया, मेरा ट्रायल मतलब अपने तरफ से तो आपने मेरे को ट्रायल ले लिया, ठीक है, लेकिन आपको तो मेरे लिए, जब मैं क्लियर हुआ उन चीजों में, तो आपको तो मेरा साथ देना चाहिए था ना। हाँ बिल्कुल देना चाहिए था, बिल्कुल। एक डिप्लोमा देने से ठीक है, डिप्लोमा आपका काम आता है कहीं पे, जब ज्वाइनिंग कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो उस चीज में काम आता है, भैया आपने कोर्स कर रखा, सर्टिफाइड होगा, तो ये चीज ठीक है, लेकिन आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि आपको करना। ये तो खैर इंस्टीट्यूट की बात। और मेरा एक चीज मैं ये कहूंगा कि कोई भी एडमिशन आप जब इंस्टीट्यूट में लेते हो ना, तो आप तो इसीलिए जाके लेते हो ना क्योंकि आपको वो कोर्स करने के बाद जॉब मिलेगा। हाँ, रियलिटी ये है कि आप कोर्स कर लेते हो पर जॉब नहीं होता है। हाँ, और जॉब के लिए जैसे ये भाई साहब मतलब कि जाके नोएडा फिल्म सिटी सेंटर में धक्के खा रहे थे, गार्ड को जो है रेज्यूम दे रहे थे कि भैया कहीं भी मेरे को फ्रेशर का भी जाके ना कहीं अगर यदि वैकेंसी है तो मुझे वहां पे रख लिया जाए, ठीक है। ये एक्सपीरियंस लेने के लिए ना उस समय की जो बात है, तो वो बहुत ही उस समय जो है ना स्ट्रगल लाइफ था और बहुत ही बड़ी बात होती थी। और इतना खुद से वो चीजें जब जॉब प्लेसमेंट की बात आती है ना,
तो मैं तो सभी को, आप लोगों को एश्योर करना चाहता हूँ कि भैया 2 चीजें हैं, या तो आपको जॉब प्लेसमेंट के नाम पे मूर्ख बनाया जाता है, और नंबर 2, जॉब प्लेसमेंट अगर यदि मिलती भी है ना, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करके कहेंगे कि हमें तो जॉब प्लेसमेंट के थ्रू ही हमारा जॉब मिला है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि आप अपने दिल से पूछना कि क्या उस जॉब प्लेसमेंट की बदौलत आपकी जॉब चल रही है अभी भी? क्या उसमें इतना दम है कि वो आपने जो इंस्टीट्यूट से जो सीखा है वो वाकई वही जॉब प्लेसमेंट में वही सारी चीजें करवाई जा रही है? ये फैक्ट है, ये ऐसा नहीं होता है। ये पॉडकास्ट केवल करने का एक यही है रीजन कि यहाँ पे मैं इतने एक्सपीरियंस एडिटर्स से आप लोगों को रूबरू करवाता हूँ, तो वो अपना रियल एक्सपीरियंस बताते हैं। और रियलिटी यही है भाई, रियलिटी यही है कि इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं, ठीक है, लेकिन जब जॉब प्लेसमेंट की बात आती है ना, तो कई माँ बाप दुखी हो जाते हैं, कई बच्चे दुखी हो जाते हैं, और कई लोग तो फील्ड भी चेंज कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि जब है ही नहीं तो क्या करें हम। मैं बता रहा हूँ कि हमारे जमाने उस टाइम पे जब मैंने वो इंटर्नशिप करी थी वहाँ पे, तो उस कंपनी में मैं गया, तो मैं बता रहा हूँ जो सीनियर पर्सन था मेरा, जिसके पास मैं काम कर रहा था वहाँ पे, मैं 6 महीने तक, 6 महीने तक बता रहा हूँ आपको, जब वो काम करते थे तो मैं कभी बैठता नहीं था, और वो मुझे कभी कहते नहीं कि तू बैठ जाओ, वो कहते थे मैं कर रहा हूँ तुम देखो खड़े होके, हाँ बैठ जाओगे तो रिलैक्स हो, सोचो, आप लोग सोचो, बिल्कुल। वो मेरे को कहते थे कोई बात नहीं, खड़े हो देखो क्या हो रहा है। पहला जो मेरे हाथ उनके सामने कांपने लगते थे उस टाइम पे, वो जब कोई करते थे कुछ भी बोलते थे, उस समय नया बंदा था, अपने सीनियर से बोला नहीं जाता था, रिस्पेक्ट होती थी उस समय। हमने कहा कि यार नहीं ठीक है, वो जो बोलते थे वो मानना भी पड़ता था। समटाइम वो कहते थे यार कोई देर में कहीं चाय ले आई यार भाई, अब आप सोचो कि पापा ने मतलब पैसे लगाए और मैं कोई बोले मैं कुछ चाय लेके आओ, कैसा लगता है। हाँ, लेकिन मैंने उस समय उनकी रिस्पेक्ट करी। मैंने कहा नहीं ये बात नहीं है। उन्होंने उस वे में नहीं बोला, उसमें उन्होंने रेस्पेक्ट के लिए ये उन्होंने बोला, चाहे एज ए ब्रदर मैं उन्हें ट्रीट किया, बहुत ही नाइस पर्सन है वो। तो मैं जो बोलते थे उनकी सारी बात मानता था। तो किसी भी सीनियर पर्सन का ना दिल जीतना पड़ता है, अगर आपको उनसे कोई चीज सीखना है। बहुत समय लगता है ऐसे ही, मतलब मैं आज के जमाने का पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो हमने उनके सामने कई बार होता था, वो रूड भी हो जाते थे, थोड़ा रूड जाते थे। वो बोलते थे अच्छा, हर बात पे वही बोलते थे अच्छा। तो मैं कहता था, मैंने कहा सर ठीक है। तो उन्होंने मतलब पहले तो स्टार्ट पता नहीं क्या था उनके माइंड में, क्या था मुझे भी नहीं पता था। फिर उन्होंने मेरे को थोड़ा सा सोचा और समझा, फिर उन्होंने मेरे साथ मुझे सपोर्ट किया। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे म्यूजिक कट करना सिखाया। अच्छा, है ना, कैसे बीट टू बीट मैच किया जाता है। मान लो 2.5 मिनट का म्यूजिक है और मैं चाहता हूँ 30 सेकंड का रहे ट्रैक, और पूरी फीलिंग होनी चाहिए उसमें। मतलब जो 2 मिनट का म्यूजिक की फीलिंग है वो आपको पैच करके 30 सेकंड में लेके आना है, और मेरे को पूरी फीलिंग चाहिए। और वो मेरे को म्यूजिक देते थे उस टाइम पे, और बोलते थे तुम यही कट करो। ये स्टार्ट हुआ था मेरा रियल लाइफ। बेसिक से उठा था मैं, ABC। उन्होंने मेरे को 10 दिन तक 15 दिन तक वो म्यूजिक ही कटवाया था। अब सोच लो कि सारा कोर्स करने के बाद आप काम किस पे कर रहे हो, तो म्यूजिक पे। हाँ, हैं? वो ट्रैक सीखने के बाद 15 डेज तक उन्होंने मेरे से ट्रैक कटवाया। मैं 4 म्यूजिक काटता था, फिर कहते थे 4 म्यूजिक और उठा के कट करो। कट करना सिखाया, कट का मतलब समझाया। मतलब उस समय 7 था, FCP7 पे ही हम काम कर रहे थे हम। फिर देखा जाए तो उन्होंने पूरे मतलब डेप्थ के साथ मुझे एक एक चीज बताई। वो समटाइम क्या होता है, उनके सामने कॉर्पोरेट की एवीज होती थी, कॉर्पोरेट एवीज होती थी, जैसे कुछ भी ब्रांडेड वाला कॉर्पोरेट एवी होता था। एवीज मतलब ऑडियोज वीडियोस। हाँ, मतलब कॉर्पोरेट फिल्म्स जो भी हो गया ऑडियो वीडियो वाला। उस समय पर वो म्यूजिक काटने से लेके जो सारा प्रोसेस होता था विजुअल लगाने तक का, वो हर एक चीज मैं उनके साथ बैठ के पीछे से देखता था और उसे लिखता भी था कि ये क्या है, इसकी सेटिंग कैसे है। आज के जमाने में तो सीधा इंपोर्ट हो जाती है फाइलें। पहले के जमाने पे तो कैमरे की जो फाइलें होती थी किस तरीके से डब होती थी, लॉग एंड ट्रांसफर होती थी। लॉग एंड ट्रांसफर होता था, बैच कैप्चरिंग होती थी, जनरेशन लॉस होता था, तब जाके एडिट लाइक होता था। बिल्कुल। अब के जमाने पे ये सब चीजें नहीं है। अब तो SD कार्ड हो गए, XD कैम ट्रांसफर होता था पहले। उसमें आप MOV फाइल को पहले ट्रांसफर करो, कन्वर्ट करो MXF फाइल को। पहले क्या होता था,
एक एमपेग स्ट्रीम आता था, एमपेग स्ट्रीम क्लिप आता था, एमपेग स्ट्रीम क्विक टाइम कन्वर्टर वाला होता था। क्विक टाइम पे जाते थे लोग, जाके कन्वर्ट करके फिर उसको FCP 7 पे लेके आते थे। MOV फॉर्मेट पे होने के बाद में तब उसी हिसाब से एडिट होता था। और उसके साथ साथ में पहले मतलब अब तो खैर HD का जमाना है, पहले 720 के जमाने पे एडिट होती थी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन जिसे चैनल्स उसी पे थे, और ये स्टैंडर्ड वही था उसमें SD वाले फॉर्मेट में। तो ये सारी चीजें होती थी, बहुत सारी चीजें उस समय बहुत ज्यादा टिपिकल था। बिल्कुल, और डिफिकल्ट था। और उस समय ऐसा होता था कि भैया शूट होके आया है और रात भर एमपेग स्ट्रीम क्लिप पे बैच जो है ना वो लग गया कन्वर्ट होने के लिए, और वो सारा ProRes HQ 422 पे लगा हुआ है, ठीक है। और जब वो पूरा कन्वर्ट हो जाता था उसके बाद से सारे फाइल्स के ना सीक्वेंस चेक किए जाते थे कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया है। उसके बाद से फिर जो है एडिट स्टार्ट होता था। आजकल तो बहुत आसान है, आपने फोन में रिकॉर्ड किया, MP4 है, H.264 का कोडेक है, फटाफट से उठाओ, डालो, एडिट करो और अपना मास्टर निकाल लो। तो दीपक भाई आप मुझे ये बताइए कि आपने दिल्ली में कहाँ पे अभी तक जॉब किया है? मैं बोलता था जब मैंने वहाँ से जॉब उस टाइम पे मतलब मैंने वहाँ से हटा इन्फिनिटी के बाद से, तो कुछ टाइम मैंने अपना लाडो सराय में फ्लेमिंगो स्टूडियो, हाँ प्रोडक्शन हाउसेस था, तो वहाँ से करने के बाद में फिर मैं अपना थोड़ा बहुत उस समय पे मेरे को मौका मिला तो थोड़ा बहुत वेडिंग लाइन में भी गया। अच्छा वेडिंग का भी एक्सपीरियंस? हाँ वेडिंग का भी उस समय पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया, मैं फर्स्ट टाइमर था। और उस समय तो ये था कि भाई जहाँ ऑप्शन मिले, क्योंकि उस समय लिमिटेड था बिल्कुल। प्रोडक्शन हाउस में करते करते फर्स्ट टाइम मेरे को ऑप्शन मिला मेरे को इंडिया न्यूज का। अच्छा हाँ, लेकिन मैंने जो न्यूज की फील्ड में मैंने काम किया उस टाइम पे, उसमें मैंने मतलब काफी ज्यादा न्यूज के बारे में नॉलेज हो गई थी। मतलब न्यूज स्टोरी एडिटिंग हो गया, ये भी कट वाला जो हेडलाइन वगैरह कटिंग का काम हो जाता है, फिर उसके साथ में प्रोमो स्टिंग वगैरह बनाते हैं, ये सब चीजें सारी चीजें बनाना सीखा। बट उस समय क्या था कि हमारे लाइन में एफर्ट बहुत था। देखो आप देखो ना, पे स्केल भी इम्पोर्टेंट रखता है बहुत सारी चीजें, बिल्कुल उसी के लिए आप सारी मेहनत करते हो। पे स्केल का ग्रोथ भी उस टाइम पे बहुत डाउन था एडिटिंग डिपार्टमेंट। बिल्कुल रियल फैक्ट है, उस टाइम पे डाउन था। मोस्टली उस टाइम पे लोग ये सोचते थे कि भाई जहां मिल गई है वही करते रहो। वो टाइम था, उस दौर में हम लोगों ने काम किया। सही बात है, ये फैक्ट है बिल्कुल। कहीं तो होता था कि भैया इंक्रीमेंट भी नहीं होता था, कई साल तक आप करते रहो, इंक्रीमेंट कुछ होना नहीं है, कुछ नहीं होता था उस टाइम। बस आप अपनी जॉब को बचा के रखे हो, इतना ही आप कर रहे हो। हाँ, और भाई अब कर रहा होता था इंसान, क्या करे। मैं अड्डा 247 मैंने ज्वाइन किया, उस समय कंपनी जो थी स्टार्टअप पे थी एक लक्ष्मी नगर में, मतलब 2 कमरों का स्टूडियो था। जो ऑनर थे वहाँ पे मतलब वो भी आया करते थे, तो मतलब काफ़ी मोटिवेशनल टाइम पीरियड रहा मेरे लिए भी, सीखने को भी मिला। और काफ़ी छोटी टीम थी वहाँ पे जो स्टार्ट लिया, और बहुत कुछ समझा मैंने वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या था कि एडिट के साथ साथ में हम लोग वहाँ पे ग्राफिक का भी काम करते थे। वहाँ पे मेरे भी कुछ सीनियर्स थी, तो उनके साथ भी रहता था मैं, तो उनके काम को भी देखा करता था कि कैसा काम कर रहा है। हाँ, जो चीजें मेरे को अपनी स्किल्स को डेवलप करना था, वो डेवलप करने का मौका मेरे को वहां से मिला। तो मैं वहां पे गया तो थोड़ा सा ग्रोथ भी पाया, सैलरी भी ठीक हुई, टाइम टेबल भी मेरे लाइफ का थोड़ा सा अच्छा चलने लगा। और उसके बाद में मतलब मैंने अपने सॉफ्टवेयर्स को भी थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकली गेन किया। मैंने अड्डा 247 में तकरीबन 3.5 से 4 साल मैंने 4 साल मैंने टाइम दिया वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में फिर मैं अपना क्या कहते हैं, वहाँ से मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे था। अच्छा। जब मैंने वहाँ से जॉब क्विट करी थी, वहाँ पे मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे आ गया था, और मैं टीम भी लीड कर रहा था उस टाइम पे। मतलब मेरे अंडर में उस समय पे 6 to 7 लोग थे, पीपल्स थे, मतलब सभी एडिटर थे भाई। अब जो भी कोर्सेज वगैरह बनते थे उनका क्रोमा शूट होता था। उस समय क्रोमा शूट को पीछे बैकग्राउंड हो गया आपका अच्छे से लगाना है, टेक्स्ट एनिमेशन हो गया, सारी चीजें, इफेक्ट्स हो गए, कलर करेक्शन हो गया, ऑडियो वीडियो लेवलिंग हो गया, सारी चीजों को बारीकियों से देखते हुए। फोटोशॉप का भी साथ में यूज होना ही है। बिल्कुल। फोटोशॉप में बैकग्राउंड के लिए बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, आपके लिए ओपनिंग शो हो गया, शो मोन्टाज हो गया आपका, वो आफ्टर इफेक्ट यूज करना पड़ता था उसके लिए। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मतलब आपको प्रैक्टिकली नॉलेज तब मिलती है जब आप करते रहते हो। तो वो सारी चीजें होती हैं। तो वो सारी चीजें मैं जब वहां से सीखी तब मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ जी मैंने अब कुछ किया है।
हाँ, और अब मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेके मैच्योरिटी पाया। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा ACJ कंपनी है कि नोएडा में, एशिया विलेज, वहाँ पे थोड़े दिन टाइम मैंने काम किया, मतलब 7 to 8 मंथ के अराउंड मैंने वहाँ पे काम किया। फिर उसके बाद में फिर मैंने अगेन मेरे को मौका मिला, मेड इजी ऑर्गेनाइजेशन है हॉस्कास में आपके, वहाँ पे मैंने काम किया सीनियर एडिटर कम ग्राफिक डिजाइनर की पोस्ट पे। और वहाँ पे मुझे बहुत सारे मौके मिले, जिम्मेवारियां भी मिली मेरे को वहाँ पे कि भैया आपको ये भी करना है तो ये भी करना है। और जिम्मेवारी मैंने वहाँ से सारी समझी। नाम था मेड इजी, बट आपके लिए वर्क हार्ड था। वर्क बहुत हार्ड था सीरियसली, बहुत हार्ड था। मैंने काफी सारी चीजें जो है अपनी जर्नी में मैंने वहाँ पे सीखी। मतलब लीडरशिप क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, डिसिप्लिन वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या कहीं भी आप में काम कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज होती है वहाँ पर डिसिप्लिन। और वहाँ पे मैंने डिसिप्लिन का सही मतलब, जो कि आपके कैरियर में नहीं सिखाया जाता है, इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन भी ये इस फील्ड के लिए कितना बड़ा फैक्टर है ना। विदाउट डिसिप्लिन के आप कोई भी, आप चाहे ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो, एडिटर बनना चाहते हो, आप बन ही नहीं सकते। आपके सीनियर हैं कोई भी, या जो भी सीनियर है, यदि आप उनको रिस्पेक्ट से बात करोगे तो वो आपके लिए मतलब पॉजिटिव ही सोचेंगे। बिल्कुल, कि ही इज वेरी नाइस बॉय, सी उसको अच्छा बंदा है, मौका देते हैं आगे। हाँ, अगर आप थोड़ा सा आर्ग्यू दिखाओगे, थोड़ा सा कुछ गर्मी से ऐसे बिहेव करोगे, हाँ ठीक है क्या, तो वो थोड़ा आपके लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि नरमी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि लाइफ में आजकल जो जनरेशन है वो अपने से पता नहीं बड़ों की रिस्पेक्ट क्या करते हैं, लेकिन हाँ हमने अपने उस टाइम से लेकर अभी तक हो गया, अपने सीनियर को कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब हाँ उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी। आपका नेचर अच्छा है तो आपको मौके मिलते जाएंगे। टाइम टेबल से आना जाना भी होता है, नहीं भी आ रहे हो, लेकिन आप उस काम को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो एक बार आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि उन्हें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। आजकल सॉफ्टवेयर देखो, एडोबी का आपका प्रीमियर प्रो, ठीक है, या फिर आप जो भी फाइनल कट प्रो यूज करते हो वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब तो एआई में ये हो रहा है कि आप बस आप लिख दो रिमूव द बैकग्राउंड, जनरेटिव फिल्स, ऐड दी दिस, तो उससे क्या हो रहा है कि भाई आपको ऑप्शंस भी मिलते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो पहले तो लोग सिलेक्शन करते थे, उसमें जाके सब्जेक्ट जाके सिलेक्शन करते थे, बिल्कुल, क्विक टूल यूज करते थे, सम अदर टूल्स यूज करते थे, फिर फेदर लगाते थे, फिर बैकग्राउंड यूज करते थे, ड्रॉप शेडो डालते थे थोड़ा सा उसको डेप्थ दिखाने के लिए, बहुत सारी चीजें होती है टेक्निकली में, तो वो सारी चीज यूज करने में करता। तो बस आप बोल रहे हो, लिख रहे हो और वो चीजें हो रही है। तो दीपक भाई, मैं एक चीज जस्ट ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी सारी बातचीत होने के बाद व्यूअर्स मतलब ये सोच रहे होंगे कि इस फील्ड में आने के लिए जो नहीं भी आए हुए हैं या जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं कि वो वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, ठीक है, और वो एक अपना अच्छा कैरियर सेटअप करना चाहते हैं, आप क्या सजेशन देते हैं, ठीक है ना, कि जो न्यू एडिटर्स जो कम अप कर रहे हैं इसमें, तो उनके लिए वीडियो एडिटिंग में कैरियर बनाने के लिए क्या डिग्री या क्या क्वालिफिकेशन इसेंशियल है? अभी के ज़माने में क्या है, देखो आप डिग्री आपकी जो होती है, आप अच्छी यूनिवर्सिटी से आप अपना कोर्स करो, चलो अभी ग्रेजुएशन अच्छे से हो जाए, डिग्री तो आपके पास इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपके पास में उसके बाद डिप्लोमा कोर्स भी है, ठीक है, तो भी आपका इस मास कॉम का या फिर इन सब में जाके अपना एडवांस वीडियो एडिटिंग कंपोजिटिंग का कोर्स का डिग्री आप आराम से पा सकते हो, ठीक है। 1 ईयर का तो आज के हो गया, पहले तो 1.5 ईयर में करते थे, तब शायद 1 ईयर का कुछ कर समथिंग बता रहे हैं। और आप मुझे ये बता सकते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है इसके लिए बेहतर होगा? तो मेरे हिसाब से मैं सही बात बताऊँ, मैं सही बात बताऊँगा, आज के ज़माने पे आपको डिप्लोमा मिल जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट रखता कौन सा इंस्टीट्यूट करा रहा है। मैं इंस्टीट्यूट को प्रेफर नहीं करता, मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा इस चीज़ को कि आपके पास में डिप्लोमा आ जाए। कंपनीज कह रही हैं कि आओ आप हमारा इंटर्नशिप करो, हम पेड कर रहे हैं आप फुल टाइम, आप कहते हैं, तो डेफिनेटली इतनी कंपनीज हैं जो आपको मतलब तुरंत हायर कर ले। आपका ऑनलाइन कोर्सेस आ गया आज की डेट में, बढ़िया है, ऑनलाइन कोर्सेस आप ज्वाइन करो, यूट्यूब से आप वीडियोस को देखो, साथ साथ में डिप्लोमा इंपॉर्टेंट है, आप अपना ऑनलाइन कोर्सेज कर लो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, ठीक है, ऑफलाइन आपको अच्छा लगता है तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट से चले जाओ जहां आपको बेटर लगे, वहां से आप कोर्सेज कर लो। इसके बाद में उस फील्ड में जाने के लिए आपको अच्छे प्लेटफॉर्म्स को देखना है जहां से हमें मौका मिलता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया लिंक्डइन आज की डेट में मैं बता रहा हूँ ओवरऑल इंडिया का, मुझे मतलब वर्ल्ड में ही होगा शायद,
लिंक्डइन ने बहुत लोगों की नौकरी प्रोवाइड करी है। हमारे टाइम पे तो शायद न्यूज चैनल ही हुआ करते थे। हाँ। अब तो हर एक कंपनी ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, वीडियो एडिटर चाहिए, कैमरा पर्सन भी चाहिए, रिक्वायरमेंट आ गया है बहुत ज्यादा। और मल्टीमीडिया फील्ड मतलब इस समय मेरे हिसाब से पीक पे है। इस समय पीक पे है। हाँ, और पीक पे आएगा। हाँ, और पीक पे आएगा। तो ये आप लोगों के लिए ना, मतलब जो व्यूअर्स जो सुन रहे हैं ना इस पॉडकास्ट को, वो बहुत ही मतलब कि अपने आप को ना बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे कि इस समय मल्टीमीडिया जो है वो पीक पर है, खास करके वीडियो एडिटर के लिए भी। और एक और चीज बताऊं, अब क्या है कि इसमें जब से ये एआई वाली बात हो रही है ना, हाँ, ये लोग कह रहे हैं एआई आ गया, एआई तो ये हो जाएगा, एआई से ऐसा हो जाएगा, क्या ऐसा है वैसा है। ये देखो ऐसा कुछ भी नहीं। एआई आने से बहुत फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ। तो कई लोग कहते हैं कि एआई से डर लगता है, ये मतलब क्यों? मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने भी जब ये आया था ना, तो मैं जब एजुकेशन कंपनी में काम कर रहा था, उस समय एक बंदे ने ऐसी बात बोली तो थोड़ा सा टच को मतलब दिल को लग गई। उसने बोला कि भाई ये एआई आ गया है तो आपका जॉब गया। मेरी क्या जॉब जाएगी खैर उस टाइम पे। तो मैंने कहा यार कि एआई तो आ गया, ये एआई में यार मतलब बंदी छटनी हो जाएगी। फिर एक बार एक सेमिनार था, किसी टॉपर का वहाँ पे सेमिनार हो रहा था। तो मैं वहाँ पे गया हुआ था शूट पे देखने के लिए। अच्छा। शूट पे गया तो वहाँ पे वो टॉपर ने भी ये बात बोली। फिर मैंने कहा यार ये बंदा सभी बात बोल रहे हैं, मार्केट में एआई फैला हुआ। अच्छा, मेरे वहाँ पे एक बॉस भी थे, वो मेरे को कहते थे एआई कर ले, एआई के देख ले, एआई देख ले भाई अब ये सब जमाना गया, तू एआई कर ले, समझेगा बात को। अब ये वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग और आफ्टर इफेक्ट वगैरह ये सब है। तो दीपक जी ये बताइए मुझे कि एआई जो है आज के डेट में एडिटिंग में कितना मतलब कि बूम पर है, कितना मतलब कितना रोल निभा रहा है एआई? आपने कहाँ फेस किया है एआई को? कैसे यूज करते हैं आप एआई? देखो एआई का यूज जो है ना, अपने ख्याल से आपका एडोबी प्रीमियर जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर भी है बहुत जगह पे। अब उसमें कुछ टूल्स है, जैसे आप म्यूजिक कट करने वाली बात मैंने बेसिक बताई थी। तो इसमें क्या है ना, एक ना वी टूल होता है, वी मिक्स टूल होता है, 2 मिनट का म्यूजिक है, वो सीधा का सीधा आपने टाइमलाइन पे अगर जैसी फाइल को इम्पोर्ट किया, वो टाइमलाइन पर रखी, वो टूल उठाया, आपने ड्रैग कर दिया, पट देने मतलब आपका क्या होता है, वो सारी चीजें उसी उतने सेकंड के अंदर मर्ज करके लाया, ट्रांसपोर्ट करके पूरा सेट कर देगा। मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि उससे कॉपीराइट का क्लेम भी नहीं आ सकता, कड़ी थी कुछ ऐसा उसने कर दिया तो। अरे वो हो गया। उसके साथ साथ में कुछ ऐसी भी, अब मैंने एक दिन एक वीडियो में देखा था कि उसमें क्या था कि आपकी किसी की भी फाइनल वीडियो जिसने किसी ने बनाई होगी, तो उस बंदे ने टाइमलाइन पे इंपोर्ट किया वो फाइल को, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद में उसने इन आउट किया और राइट क्लिक करके एक ऑप्शन था उसके अंदर में, शायद कोई, अब तो सिंक वाला तो खैर पहले भी होता था, लेकिन एक और ऑप्शन था जिसके अंदर में जो उस बंदे ने एज पर अकॉर्डिंग जैसे उसने एडिट किया होगा, बीट टू बीट सारी चीज उसने करा, उसने वो ऑप्शन क्लिक किया, वो ऑप्शन मेरे को सॉरी रिमेम्बर याद नहीं आ रहा है, तो वो सारी फाइलें एज इट इज जैसे है ना, ओपन फ्रेम से लेके एंडिंग फ्रेम तक एज इट इज वो सारी क्लिप सब डिवाइडेड होगी सारी की सारी। अच्छा, एकदम एडिटिंग की तरह एकदम। हाँ, इफेक्ट्स नहीं दिखाई दिए थे, बट वो पूरे कट उसके साथ लग चुके थे, पूरे कट्स लग चुके थे। और इससे एक चीज और फायदे में लोग कहते हैं एआई का ये जो था, एआई ने मतलब काफी चीजें फिल्टर करके ना ठीक कर दिया। वीडियो एडिटर की जो जॉब है ये बहुत पेशेंस वाला काम है। इसमें क्या है ना भाई, बड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ता है। मैंने तो आपको पहले बताया डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन के साथ साथ में पेशेंस भी बहुत रखना पड़ता है। आपके प्रोड्यूसर की बातें भी सुननी पड़ेंगी, वो आपको एक्सप्लेन करेगा, वो बताएगा भैया मेरे को ऐसे चाहिए, वो चीजें समझना है, ठीक है। समझने के साथ साथ में आपको वो चीजें बना के भी देना होना चाहिए उसी हिसाब से जैसा उसकी डिमांड है। और पेशेंस इसमें इतना रखना पड़ता है कि 10 बातें आपको कई सम टाइम होता है कि ऊपर नीचे भी हो जाती है। और सबसे बड़ा पेशेंस क्या रखना पड़ता है कि पहले तो उसके सारी चीजों पे खड़े उतरो। जब वो अपने किसी सीनियर पर्सन को जाके दिखाते हैं, कहते हैं अरे यार ये तो बेकार है यार, एडिटर को बताओ कि इसमें और कुछ करे। वो उस समय आपने बहुत अच्छे से काम किया होता है, जब वो और चेंजेस आप करते हो तो उस फाइल का कूड़ा कबाड़ा बन गया होता है। तो आप मल्टीपल चेंजेस करने के लिए भी ना एक एडिटर को बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, रेडी होना पड़ेगा, एकदम रेडी होना पड़ता है। आपको क्या लगता है और भी कि इसके अलावा एक्स्ट्रा स्किल्स और क्या रखना चाहिए? सॉफ्टवेयर सीख लिया, मार्केट में नॉलेज ले लिया और ठीक है एक्सपीरियंस भी ले लिया,
उसके अलावा अगर किसी को आगे बढ़ना है, अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ानी है, एक अच्छा मतलब कि अपने आप को जो है ना एक अच्छा ग्रोथ देना है, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए जो इन मतलब हमारे व्यूअर्स को बहुत जल्दी समझ में आ जाए और वो करे ताकि उनका ग्रोथ हो जाए अच्छे से? देखिए, ग्रोथ करने का ऑप्शन बहुत ज़्यादा आपके लिए ओपन हो जाता है वीडियो एडिटिंग फील्ड से। तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा नौकरी करोगे तो ही आप खाओगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये होता है, देखो आपके हाथ में भगवान ने ना एक ऐसी कला दी है कि जिसपे आप अपना बिजनेस कर सकते हो। बहुत से लोग होते हैं, मेरा मानना ये है कि आप अपना खुद का स्टूडियो भी खोल सकते हो। तो डिजिटल का जमाना है, हर एक चीजें आपको पेड हो रही है। आपकी वीडियो की रीच पड़ रही है तो आपको यूट्यूब पैसा दे रहा है, फेसबुक है तो फेसबुक पैसा दे रहा है। आप देखो फ्रीलांसिंग वर्क है। आपने बात की फ्रीलांसर्स के लिए, तो फ्रीलांसर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? एक चीज और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एडिटर्स एडिट करना चाहते हैं, मतलब वीडियो एडिटर जो बनना चाहते हैं, कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि क्या हम शुरू से ही फ्रीलांसिंग पे आ जाएं, या हम कुछ मार्केट में एक्सपीरियंस लेकर फ्रीलांसिंग पर आए, या क्या सही रहता है उनके लिए? फ्रीलांसर बनना क्या सही रहता है आपके हिसाब से? आप मतलब कि फ्रीलांसिंग का स्टार्ट में तो फ्रीलांसिंग का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, स्टार्टिंग में कोई फ्रीलांसिंग का मतलब नहीं। देखो, आपको काम की नॉलेज नहीं है तो आप क्या करोगे? ठीक है ना। जब आपको नॉलेज होगी, कोई जानकारी होगी, तभी तो आप सामने वाली पार्टी के साथ काम कर पाओगे। बिल्कुल। अब जब कुछ पता ही नहीं है तो आप ABCD क्या करोगे? राइट। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस चीज को आप जरूर सोचिए। तो उसके बाद में जब आप अपना फ्रीलांसिंग का काम जो भी आपको मिलता है आप स्टार्ट करते हो तो आपको नॉलेज रहती है। प्रोड्यूसर के साथ पहले बता, वो प्रोड्यूसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके साथ, उसके साथ आपका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये फिल्म वाला प्रोड्यूसर नहीं है, ये प्रोड्यूसर इसमें वीडियो में अलग होता है। प्रोड्यूसर का मतलब कि वो बंदा होता है जो आपको सारी चीजें लाके देता है और वो बताता है कि फिल्म या वीडियो या प्रोग्राम इस तरीके से एडिट होनी है। एग्जैक्टली। ठीक है, ये फिल्म का प्रोड्यूसर नहीं है कि वो पैसा लगा रहा है और वो उसको कोई मतलब नहीं है। वो तो खैर फाइनेंशियल कह लो, वो फाइनेंसर होता है। हाँ, वही आपको मेन ब्रीफ करेगा। हाँ। आप कहीं भी काम करोगे, चाहे आप अच्छे खासे मतलब एक अच्छे ब्रांडिंग चैनल में काम कर रहे हो या प्रोडक्शन हाउस में जा रहे हो या अपना फ्रीलांस भी कर रहे हो, आपको वहां पे प्रोड्यूसर्स को ही फेस करना है। पहले आपको प्रोड्यूसर ही बताएगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट वहां से आया है मेरे पास, ये है स्क्रिप्ट, हमारे पास में ऐसे ऐसे डिफरेंट शॉट्स हैं और इन शॉट के बाद में हमें एनर्जेटिक फ्रेम लेना है, ऐसे चलना है, ये म्यूजिक रखना है, ये ट्रैक पे जाना है, यहाँ पे फिनिश करना है, यहाँ पे बाइट लगानी है, ये ऐसे ऐसे उठाना है। पेस से लेके वो चीजें आप ऊपर छोड़ देगा, म्यूजिक सिलेक्शन आप करो, ठीक है, शॉर्ट में इफेक्ट्स वगैरह वो आप लगाओ, आप अपना कमाल दिखाओ, वो सारी चीजें आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन ब्रीफ तो वही करेगा। प्रोड्यूसर बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे क्या लगता है दीपक भाई कि जो लोग AI से डरते हैं ना, उनके लिए एक सबसे बड़ी चीज मैं ये यहाँ पे ये मतलब कह सकता हूँ कि देखो AI आपके ना सारे काम को बहुत इजी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है, लेकिन AI कभी आपको ना ये डायरेक्शन नहीं दे सकता है कि इस फिल्म को किस तरीके से लेके जाना है। अच्छा, हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अब पॉइंट वाली बात मैं कहना चाहूंगा। AI से कोई डरने की कोई बात तो है ही नहीं। पहली बात ना, AI ने ना हमारी चीजों को और स्मूथ कर दिया है। राइट। ठीक है, मतलब रिफाइन तो किया है उसने, लेकिन एक चीज और है आपको समझने की बात है कि AI जो है ना, वो आपकी चीजों को कर तो देता है, कट कर देगा, सब कुछ कर देगा, सिंक में भी आसानी कर देगा, म्यूजिक ट्रैक भी कर देगा, लेकिन ये भी है कि वही वो ट्रैक पे जो बीट उसने कट लिए हैं वो प्रॉपर मैच हो रहे हैं, बीट टू बीट आ रहा है सही से, मतलब सही से वो चीजें प्रोसेस हुई है। उस सारी प्रोसेस को समझने के लिए आपको एडिटर की तो जरूरत है। राइट, है ना। तो वो सारी चीजें हो गई। एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ में, मैंने एक वीडियो एडिट किया था। उस वीडियो एडिटिंग में मैंने सेम वही प्रोसेस लगा दिया। फिर वो वीडियो जब मैंने एक्सपोर्ट किया और उसके बाद मैंने सुना, रिव्यू किया वीडियो को, तो मैंने देखा बीट की प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा। AI से मैंने कट करा, मैंने कहा ठीक है जल्दी में कर देते हैं। फिर मैंने कहा इसको प्रॉपर चेक करना पड़ता है भाई। अगर AI तो अपना काम कर रहा है, भाई आप किस लिए बैठे हो, हमारा मेन काम है। हाँ, तो मेन ड्राइवर तो हम ही है, बस को चलाना है, चल जाएगा। मतलब वही कहते हैं जो भी है आप समझ, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा था, लेकिन उसको संभालने की जिम्मेवारी हमारी है। हाँ। राइट। तो दीपक जी एक चीज बताइए, हम लोग फ्रीलांस की बात कर रहे थे, तो आप मुझे ये बताइए कि फ्रीलांस में काम पाने के लिए बहुत सारे एडिटरों का ये रहता है कि सर हम फ्रीलांस वर्क कहाँ से लें,
कैसे ले, और क्लाइंट हमें फ्रीलांस वर्क कहाँ से दे, कैसे दे हमें, मतलब कि हमारे पास ये फ्रीलांस वर्क कैसे है, आप क्या बताना चाहेंगे उन एडिटर? तो फ्रीलांसिंग में तो ये ऐसा है कि देखो पहले तो आपका काम दिखाई देगा। काम मतलब कि आपका पोर्टफोलियो, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट होता है। वो आप अपने प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी आपका अपना खुद का एक प्रोफाइल बना के रखा हो वहाँ पे भी आप शो कर सकते हो। अब तो डिफरेंट प्रोफाइल वो प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिस पे आप फ्रीलांस पे अपना काम भी उठा सकते हो। freelance.com है और भी और भी वेबसाइट और भी है, तो वहाँ पे भी अपना आराम से जाके अपना प्रोफाइल बना सकते हो, वहाँ पे अपने वर्क डाल सकते हो। ठीक है, जो भी आपने एवीज बनाई हो या जो भी आपने काम करा हो, ग्राफिक का काम किया हो, वो डिजाइन आप डाल सकते हो। वहाँ से आप फिर उसी पे ही आपको ऑप्शन भी मिल जाता है समटाइम कि कुछ प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं ऑलरेडी उन लोगों के, भाई हमें ये ऐसा बंदा चाहिए या फिर ऐसा काम है, उनके रिक्वायरमेंट होता है, आप अप्लाई करो, आपका काम चीजें अच्छी लगेंगी तो आपसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो तो जैसे कि आपने बताया कि वो ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन कैसे लें? ऑफलाइन भी इम्पोर्टेंट होता है। वो कैसे? ऑफलाइन तब आप कोई चीज पाओगे जब आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज और आपका नेटवर्क, आपका नेटवर्क जब थोड़ा सा ग्रोथ करेगा, जब आप काम करोगे ना तभी आपको लोग जानेंगे। जब आपको लोग जानेंगे कि भाई ये बंदा ऐसा है, ये अच्छा काम करता है, जो भी करता है, उसको जब कभी रिक्वायरमेंट होगी तो वो लोग इधर से उधर आते जाते रहते। कोई एक जगह पर रहता नहीं, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो वो मैं कल कहीं और था, परसों फिर कहीं और हूँ, फिर आगे कहीं और हूँ, अब पता नहीं भैया। देखो जब तक है जीवन तब तक कहीं ना कहीं चलती रहेगी। लेकिन ये जहाँ पे भी रहेंगे और इन्होंने जहाँ पे भी काम किया है वहां पे इनके गुडविल की वजह से इनको काम मिलेगा। और ये फ्रीलांस की वजह ही यही है कि फ्रीलांस में अगर यदि आप ऑफलाइन काम करना चाहते हैं ना तो आपकी केवल गुडविल की वजह से आपको काम मिलता है और किसी चीज से आपको काम नहीं मिलता है। आपका पोर्टफोलियो, आपका नेटवर्किंग, आपकी गुडविल, ये 3 फैक्टर्स जो है ना जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ फ्रीलांस में मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल। और अगर यदि ये 3 में से कोई भी एक चीज मिसिंग है ना तो आपको कोई काम नहीं देगा मार्केट में। आप दिल्ली में बैठे हो, आप चंडीगढ़ में बैठे हो, आप कहीं भी इंडिया की किसी भी, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई इंटरनेशनल व्यूअर भी है तो उसको भी सेम प्रॉब्लम वो फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, वीडियो एडिटिंग एक ऐसी चीज है, आप अपने स्किल्स के साथ में अपने आप को पूरा ग्रोथ कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, कभी भी भाई अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हो। आप कहीं भी बैठ के, अगर आपने वेडिंग कुछ नहीं मिला तो वेडिंग का ही काम मिल रहा है। आजकल कितनी अच्छी खासी वेडिंग की मतलब कॉस्टिंग वगैरह आपको पता ही है, मार्केट में बहुत अच्छा रेट है, मिल जाती है। अच्छा खासा पैसा, आप हाइलाइट्स वगैरह बनाओ उनके, मुझे तो लगता है कि वेडिंग वाले जो एडिटर्स हैं ना वो मतलब सीजनल काम करके मतलब पूरे साल आराम से जी लेते हैं। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं ऐसे जानता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ रजनीश भाई कि मैंने उनको देखा है कि वो चैनल्स में जॉब करते थे। अच्छा। और शाम को वो जाते थे वहाँ पे, मतलब जो भी लाजपत नगर में है सेंट्रल मार्केट में 3-4 ऑफिस है। अच्छा। उधर फरीदाबाद में भी इनके हैं। तो वहाँ जाते थे, वहाँ से सीधा डेटा लेते थे, हार्ड ड्राइव में उठाया, रात में बैठे और उसके बाद में बस सिंपल प्रोसेस। एडिटिंग का सबसे पहला मेन प्रोसेस होता है शॉर्ट सब डिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको बेस्ट शॉट सिलेक्ट करना पड़ता है किसी भी चीज को बनाने में। रिफाइनमेंट मतलब रिफाइन होना चाहिए एक चीज। और एडिटिंग में एक टर्म होता है एनजी करके, नॉट गुड। हाँ, नॉट गुड। उसको डाउन कर देते हैं, उसको डाउन करो। हाँ, उसको हम डाउन कर देते हैं। वो सारी चीजें हो गई। उसके बाद में वो शॉर्ट्स वगैरह निकालता था, लगाया अपना, भाई साहब सुबह तक मैं रखा और शॉर्ट वॉट रख के अपना निकाल दिया, एक हाईलाइट रेडी। ठीक है, रेडी, बंदे का आराम से 4 से 5 का काम नाइट में बन जाता था। तो फ्रीलांसिंग का ये बहुत फायदा है। और मैंने एक चीज और देखा है भाई साहब कि वेडिंग वाले 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए का पैकेज रखते हैं एडिटिंग में। मतलब शूट से लेके एडिट तक का क्या खर्चा है भाई, 20 लाख का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है। मेरे काफी दोस्त तो शूट पे बाहर भी हैं घूमने के लिए, उनका जाते हैं, घूम के आते हैं, मजे से आते हैं। आप अच्छे खासे क्लाइंट अगर यदि आपको 3-4 मिल गए ना तो आपका बेड़ा पार है इसमें। हाँ, आराम से। ये तो है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप अपना भी बिजनेस ग्रोथ कर सकते हो, आप कहीं भी रह के काम कर सकते हो। ये नहीं है कि आपको परेशान होना पड़ेगा। मतलब इस फील्ड में मरना मतलब कोई ये नहीं है कि अगर आपने इंस्टीट्यूट से कोर्स करके आपको प्लेसमेंट नहीं मिला तो अब वो जमाना नहीं है जो आपने फेस किया था। वो जमाना है कि आप कोर्स करो ना करो, ऑनलाइन सीख के
आप कमा सकते हो, अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, बस अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करना है। दिमाग तो इम्पोर्टेंट, माइंड तो लगाना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ में थोड़ा आपको डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है। और डिग्री तो खैर इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा डिग्री इम्पोर्टेंट, डिग्री बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कहीं भी अच्छी ब्रांडिंग कंपनी में जाओगे तो डिग्री तो पूछेगा। आपको नॉलेज है, आपको बात करने का सेंस होना चाहिए, हर एक चीज होता है, बहुत सारी चीज देखी जाती है। बिल्कुल पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। ऐसे थोड़ी है कि आप किसी भी तरीके से आप एडिटर हो, या मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है आपने बहुत अच्छा एडिट भी सेंस रखा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पास में स्क्रिप्ट है, मान लो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपको चलना है, आप उसमें जो भी प्रोड्यूसर ने कंटेंट लाइन वगैरह जो लिख के दी हुई है, आप उसको समझोगे नहीं भाई ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पे कहना क्या चाहता है, हमें ये शॉट लगाना है, एनजी शॉट मतलब क्या शॉट लगाना है। तो भाई आपको एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है हर एक चीज में, हर फील्ड में इम्पोर्टेंट, हर फील्ड में। और दीपक भाई मैंने ऐसा भी देखा है कि जरूरी नहीं है कि केवल ये हिंदी एडिटर्स के लिए है, हिंदी वीडियो एडिटर्स के लिए। आप कई बार एडिट करते हो, आपको एक अच्छा खासा फॉर्मेट मिल जाता है जिसमें कि इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, आपको प्रोड्यूसर ने दे दिया कि भैया ये चीज खुद से समझ के एडिट कर देना, ठीक है, ये चीजें हैं। आपके पास इतना सेंस होना चाहिए, आपके पास इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिफाइड आप होना चाहिए कि आपने देखा समझा इंग्लिश वाला टॉपिक, बाइट्स काटे इंग्लिश वाले के, खुद कर दिया, खुद वो कर दिया। नहीं तो उसमें आप अगर यदि हर चीज में हेल्प लेने की कोशिश करोगे ना, तो भी आपका ग्रोथ इसमें नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ, मेरे प्रोड्यूसर हैं, मैं जहाँ पे अभी हूँ करंटली, तो वहाँ पे क्या था, वो आते हैं मेरे पास में, वो मुझे सारी चीजें बता देंगे, अपनी सारी चीजें बता देते हैं मेरे को कि भाई ऐसे ऐसे है और ये चीज चाहिए, वो ठीक है, ये सुपर जाएगा, ये सुपर है, तुम देख लेना, तुम लगा देना, और तुम अपने अपने हिसाब से एबी भी होता है तो स्क्रिप्ट लाके वो मेरे को स्क्रिप्ट भेज देते हैं, सॉफ्ट मतलब ठीक है भेज देते हैं, विजुअली बता देते हैं कि भाई ये विजुअल इतने हैं, इतने नहीं है, तुम्हें देखना, देख लेना, दीपक कर देना। और मैं उनको फाइनल कट करके पूरी वीडियो रेडी करने के बाद फाइनल में दिखा देता हूँ। वो सारी चीजें देखने वाले बोलते थे ऑल ओके है, ठीक है दीपक जी, बस छोटे मोटे चेंजेस हैं वो तुम देख लेना, ठीक है, बाकी सब फाइनल है। बाकी देखो आपको ट्रस्ट तो बिल्डअप करना पड़ता है, उनको ट्रस्ट हो चुका है, वो मेरे पास आ रहे हैं 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आते हैं, ठीक है, उनको इतना पता है कि हम हैं या नहीं है, वो हमारा काम करते हैं। ये आपका एक्सपीरियंस और उनके साथ में आपका ना कम्युनिकेशन, देखो मैन टू मैन फीलिंग, ये जो भी जिसके साथ आप काम कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका कन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ में कैसा है, तभी आप एज ए टीम वर्क कर सकते हो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीजें समझनी पड़ेगी। और आजकल जो करते हैं ना लोग ना, भाई मेरे को कैसे बोल दिया, मेरे को ऐसे कैसे, ये गलत है। आपको समझना पड़ेगा, आप समझोगे, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहोगे, आराम से चलोगे, तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म में जाओगे भाई, बहुत खुश रहोगे, मतलब प्रॉब्लम्स नहीं फेस करोगे। अगर आप अपने आप को आराम डाउन टू अर्थ होके चलो लाइफ में ना, जीवन में, जरूरी नहीं इंसान को ये बहुत ज्यादा वो करना है, दुनिया भर की चीज होती है, बड़े प्यार मोहब्बत से आप सबके साथ चलो, तो लाइफ में मेरे को मुश्किल ही लगता है कि आपको कभी इन चीजों के लिए परेशान होना पड़े। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात बोली, मैं कह रहा हूँ किसी भी फील्ड में, ये सही बात बोली। और ये किसी भी फील्ड में ये बिल्कुल ये इतने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं भाई, ये बातें ना आपको कभी भी ना आपका फैकल्टी नहीं बताएगा, वो सॉफ्टवेयर्स और इन सब चीजों की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया तरीके से दे सकता है, ठीक है, आप अपने मन से चूज कर सकते हैं, भैया मैं इसी फैकल्टी के क्लासेस में जाऊंगा, लेकिन ये एक्सपीरियंस आपको ना किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं मिल सकता है। एग्जैक्टली मैं कहता हूँ ना, ऑनलाइन आप YouTube के ट्रेनिंग सेशंस ले लो, वीडियो एडिटिंग के सेशंस ले लो, लिंक्डइन के वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज ले लो, कोई भी चीज समझ लो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक सफल वीडियो एडिटर बनने का एकमात्र मंत्र यही है कि आप डाउन टू अर्थ रहो। मेरे एक फ्रेंड है, वो अभी दिल्ली में काम कर रहे हैं, एक अच्छे चैनल में काम करते हैं, और उसके साथ साथ में वो फ्रीलांस प्रोजेक्ट भी करते हैं। वो इंडिया से बाहर का प्रोजेक्ट है वो ना, ब्रिटेन का प्रोजेक्ट रखा उन्हें, और उनको शायद ईयरली कॉन्ट्रैक्ट है उनका। अच्छा, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट है उनका, अब बाहर का काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से उनका 10 पाउंड, अच्छा 10 पाउंड वो उनको 1 आवर का दे रहे हैं। अब आप सोच लो, 1000 प्लस आपको 1 घंटे का दे रहा है, और वो 2.5 घंटा कर रहा है इंसान, तो ये मतलब एवरीडे उनको मतलब 2,500-3 हजार रुपए मिल रहे हैं, और वो 2,500-3 हजार रुपए आप मंथली बाय कैलकुलेट करो, 70 प्लस आपको
वो घर बैठे मिल रहा है, उसको ज्यादा टाइम देना ही नहीं है, वो ऑलरेडी 2.5 घंटे में करके अपना काम उसका बन रहा है, वो सेविंग हो रही है उसके लिए, सेविंग हो रही है भाई SIP है। बिल्कुल वो उधर से जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है, उसके साथ में SIP बन रही है। तो फ्रीलांसिंग का तो ऑप्शन बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि आपको मिल कैसे रहा ऑप्शन। मैंने पहला पॉइंट वही था कि भाई आपको पा कैसे रहे हो, कैसा काम मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है। क्योंकि देखो भाई, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप 24 घंटा काम करो, आप 8 से 9 घंटे की शिफ्ट करके आ रहे हो, तो आपको रेस्ट भी जरूरी है, फैमिली को भी टाइम देना जरूरी है। जीवन में और भी चीजें हैं, काम इम्पोर्टेंट नहीं है, अपना जीवन भी जीना बहुत जरूरी है। उसके साथ आपको फ्रीलांसिंग मिलता है, फ्रीलांसिंग पैसा बहुत देता है, लेकिन फ्रीलांसिंग में ये है कि आपको अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट करना है कि भाई आप काम कर पाओगे 4 घंटे 5 घंटे, बहुत से लोग 2 घंटा काम करते हैं, बहुत से लोग 10 घंटे भी काम कर सकते हैं। यंग जनरेशन के लिए तो मैं कहूँगा कि आप जितना मौका मिला उतना करो, उतना सीखो, ठीक है, उतना अपने आप को रगड़ो इस फील्ड में। हाँ, उतना अपने आप को एक्सपर्टीज बनो उस चीज में, भैया लग जाओ। आप जितना लगोगे उतना ही आपके लिए फ्यूचर में भी बेटर ही होगा, और वो एक्सपीरियंस आपका काउंट कहीं ना कहीं हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा दीपक जी, एक बात बताइए कि जनरली आपके एक्सपीरियंस से मैं पूछ रहा हूँ कि आप जॉब में जो एक्सपीरियंस करते हैं और जो फ्रीलांस में एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, इन दोनों में कितना एक्सपीरियंस का डिफरेंस होता है? जॉब में आप किस चीज के लिए श्योर रहते हैं, फ्रीलांस में आप किस चीज के लिए अनश्योर रहते हैं? जब कोई फ्रीलांस में प्रॉपर तरीके से उतरता है जॉब छोड़कर, उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज न्यू फेस करनी पड़ती है, आप जरा सा बताइए, क्योंकि बहुत एडिटर शिफ्ट करना चाहते हैं फ्रीलांस में, तो उनके लिए देखो भाई, ये तो रिस्क वाली बात भी होती है। एक तरफ होता है कि भैया आपका सिक्योर है, सेविंग अकाउंट है, और एक तरफ से थोड़ा सा रिस्क चल रहा है, SIP नया करंट अकाउंट खुला है। हाँ, तो ये वाला सीन आ जाता है। इसमें क्या है कि आपको इंटरेस्ट तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपको रिस्क पे खेलना है। मान लो कि आपका क्लाइंट अगर ठीक है, आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग चल रही है, तो आपका पेमेंट टाइम पे अगर मिल रहा है, सारी चीजें सही मिल रही है, तो pretty well and good है। नहीं तो इसमें ये भी रिस्क हो सकता है कि भाई सामने वाला बंदा कैसा हो, आपसे बात हुई थी XYZ की कि इतने से इतने पे करेंगे, और जब फाइनल डिलीवरी होता है तो समटाइम मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे केसेस है कि पेमेंट नहीं रिसीव हो रही, फ्रॉड हो जाता है उनके साथ, फ्रॉड हो जाता है। आपने पूरे महीने मेहनत करी, आप सोच रहे हो, उम्मीद कर रहे हो कि आपका पैसा आएगा, और ये ऐसे कर देते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस। अच्छा, ये बताइए दीपक जी कि मुझे इसी चीज से एक क्वेश्चन ये पूछना है आपसे कि फ्रॉड से कैसे बचा जाए? जो फ्रीलांसर्स जो मार्केट में जो नए नए क्लाइंट्स को पकड़ते हैं, काम करते हैं उनके साथ, तो उनके साथ वो फ्रॉड से कैसे बचे, कैसे इस स्कैम से बचे? या बहुत तरह के ये ऐसे चल रहे हैं मार्केट में कि एडिटर से काम करवा लेते हैं, उनसे वो भी काम कर देते हैं, वो सोचते हैं कि उनके लिए एक अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो चलो भैया काम करके दे दो, है ना, 1 या 2 या 3 सैंपल मांगते हैं, ऐसा भी होता है, और तीनों सैंपल्स में वो किसी भी सैंपल्स को कहते हैं कि हमें पसंद नहीं आए, और उनके वो काम को फिर कहीं और पे यूज कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि फ्रीलांसर्स के लिए ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए कि वो अपने काम को जब वो किसी क्लाइंट को देते हैं, ठीक है, सैंपल्स के तौर पे, और वो उनका पेमेंट मतलब करें, उसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखो भाई, सबसे पहले आप अपने वीडियो में वाटरमार्क लगा दो। अच्छा। आप अपना ही नाम लिख दो। ठीक है, ठीक है, वो यूज भी करना भी कहीं भी चाहेगा, ठीक है, तो उसके लिए भी मुसीबत है, ठीक है ना, आप क्लेम कर सकते हो। आप अपनी, जैसे कि आप फ्रीलांस में जैसे काम करते हो, आप किस तरह से वाटरमार्क लगाते हो, कैसे? तो मैं तो बीचों बीच में मतलब सेंटर पॉइंट पे जाता हूँ, अपना वहीं पे एक वाइट का टेक्स्ट लिखा है, और उसी पे जाके ओपेसिटी डाउन कर दूंगा, ताकि वो किसी मतलब देख सकता है, विजुअल रहेगा, सब कुछ रहेगा, ठीक है, फॉर एविडेंस मेरे लिए प्रूफ हो जाता है कि भैया मैंने लिखा था, मेरा नाम है, मेरा ब्रांड है, दीपक मिश्रा लिखा है ना, तो उस ब्रांड को समझ कोई भी टच नहीं करेगा। अब वो वीडियो तब तक किसी के लिए यूजफुल नहीं है जब तक वाटरमार्क नहीं हटेगा। अगर उनको फाइनल डिलीवरी चाहिए तो आई एम द पर्सन जो दे सकता है, तो मैं वो तभी दूंगा जब मेरा पेमेंट क्लियर हो। और मेरा तो ये भी मानना है कि वाटरमार्क भी लगाओ और फाइल का साइज भी बिल्कुल कंप्रेस करके दो। वो तो कह रहे, देखो वो तो आज की वो तो करते ही नहीं, इंसान की फाइनल डिलीवरी जाती है, वो तो रिच क्वालिटी अलग होती है, जो हम देते हैं नॉर्मल क्वालिटी में। ये सब तो MP4 में आजकल तो बिट रेट वगैरह 3-4 पे अच्छे से निकल जाता है, देख लो प्रीव्यू, कितना प्रीव्यू देख लो। और किसी का अगर यदि जैसे पैसा अटक गया हो मार्केट में, ठीक है, तो वो कैसे क्लाइंट से रिकवर करे, क्या उसको टेक्निक अपनाना चाहिए? आजकल देखो बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, ये बड़ा फ्रॉड चल रहा है कि टेक्निक, मैंने एक बाजी पता नहीं किसी सरदार जी का वीडियो एडिट किया था, वीडियो सॉन्ग का। अच्छा।
पूरा सॉन्ग बनवा लिया उसने, बंदे ने मेरे से उस टाइम पे वो बनवाया। उसके बाद में उसने बोला ठीक है जी पैसा दे देंगे आपका, चला गया। अच्छा। उस टाइम पे हाँ बस चला गया, और उसको उसने ना 1-2 कॉपी मेरे से ले ली थी सिंपली। तो ले ली उसने, फिर सोचा कि ठीक है हम तो इससे ही काम चला लेंगे। बस छोटी मोटी चीजें थी जो रह गई थी उसमें। मुझे लगा था मास्टर मांगेगा मेरे से, उसने मांगा नहीं। उसने सोचा उसी में करेक्शन करा के उसका काम चल जाएगा। क्वालिटी थोड़ा रिच क्वालिटी दे दी थी मैंने। तो मैं चला गया लेके, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर मैंने उसको फोन किया, तो भाई बड़ी बातें करी मैंने उससे, बड़े प्यार से बात करी, बड़े अच्छे से बात करी। और जो बेईमान इंसान होगा ना वो चाहे कुछ भी कर ले अपनी बेईमानी से बात नहीं आएगा, बिल्कुल। तो वो नहीं करेगा। और हमारी इस फील्ड में बेईमान लोग बहुत मिलेंगे, फर्जी बहुत मिलते हैं। तो मैंने बात बिल्कुल फैक्ट है कि ये एक्सपीरियंस इनका भी बिल्कुल आप ही की तरह जब एक्सपीरियंस था तो इनको भी लगता था कि हमने कोर्स किया और बड़े ही अच्छे से जॉब मिलेगा, लोग बड़े अच्छे मिलेंगे, मीडिया पर्सनालिटी, जो लोग सच और झूठ का पर्दाफाश आपको टीवी में करते हुए देखते हैं, आप देखते हो उनके प्रोग्राम्स, वही एक्चुअली में जो होते हैं ना, वही इस फील्ड में जो है ना महारत हासिल किए हुए रहते हैं इन्हीं सब चीज़ों के बीच में। एक एडिटर ही देखा जाए ना, वो एक बहुत बड़ा डायरेक्टर होता है, क्योंकि वो बंदा एक एंगल से लेके कलर क्या होगा, डिजाइन क्या होगा, स्माइल क्या होगा, वो अपने माइंड में इमेजिन कर लेता है। एक एडिटर ना मतलब एक एडिटर ही नहीं होता है, उसको लोग हल्के में लेते हैं। ये एडिटर का दिमाग इतना अच्छा होता है ना कि वो सेंस बताया था भाई कितने फ्रेम पे वो चीज़ें, और वो जर्क किसी जो नॉर्मल वीडियो चल रही है ना उसमें भी वो करेक्शन ढूंढ लेगा। यहाँ तक कि अगर यदि एक फ्रेम भी अगर यदि ब्लैक जाता है ना, उसका इतने फ्रेम्स रन कर रहे होते, एक फ्रेम भी उसके सामने से ऐसा ब्लैक चला गया ना, तो भी वो कहेगा कि भाई यहाँ पे ब्लैक गया। हाँ, कभी कभी क्या होता है, कुछ यूट्यूब पे मैं वीडियोस को देखता हूँ, कभी कभी गलती से मेरे को किसी भी चैनल का या किसी भी डिजिटल चैनल का कुछ मिल जाता है, तो मैं कमेंट में जाके लिख देता हूँ भाई ये प्रॉब्लम है तुम्हारी वीडियो में। क्या सही बात है, बता रहा हूँ यार मैं, जो सही लगा। सामने वाले की मर्जी माने या ना माने। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो ये सबके साथ होता है। अब मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ, मैं भी गलती करता हूँ, तो मेरे सीनियर्स को भी लगता होगा कि भाई दीपक यार ये गलत होगा, भाई मान लेना चाहिए, सही कह रहे होंगे, अच्छा ही कह रहे होंगे। प्रैक्टिकल आपको जो एक्सपीरियंस जीवन में मिलेगा वही आपके जीवन में साथ बढ़ चलेगा। सामने इंटरव्यू दे रहे हैं लोग, आजकल मैंने देखा ये बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग इंटरव्यू देने भी जाते हैं तो बोलते हैं मैंने ये किया है वो किया है, यार सॉफ्टवेयर बुलाना है ये तुमका, भाई वो बातें जो होती है वहीं तक ही रह जानी है। आपको तो बकायदा जब आप सामने बैठोगे ना काम करने, जब प्रेशर होगा वो चीजें डिपेंड करती है सारी चीजें। जो मार्केट में जो छोटे छोटे ऐप्स आ रहे हैं, कैपकट हो गया, ये टाइम मास्टर हो गया, क्या ये सीखकर कोई एडिटर बन सकता है? और जो ये लोग यूज कर रहे हैं इस पे अपना शो रील बनाकर, ये रील्स बनाकर, ये लोग जो एडिटर समझ रहे हैं, तो क्या ये मार्केट में चलने लायक है? इसका इनका फ्यूचर कितना है? मुझे एक बात बताइए, प्रीमियर प्रो आज का नहीं है, कितने सालों से है। इनको बड़े बड़े स्टूडियोज वाले, प्रोडक्शन हाउसेस वाले, फिल्म इंडस्ट्रीज, ये सारे लोग यूज कर रहे हैं। और जबकि मान लो हॉलीवुड कैमरा, रेड कैमरा आपने सुना होगा, बिल्कुल बहुत सारे अच्छे इक्विपमेंट हैं, सिस्टम्स हैं, ये सारे बने, और वो भी कोई सस्ते में कैमरा नहीं है। 2-2 करोड़ के जैसे कैमरा आते हैं, इतने महंगे 2-2 करोड़ के 3-3 करोड़ के तो लेंसेज हैं। बिल्कुल, ये सब बन गए हैं। ये बेवकूफ थोड़ी है छोटे मोटे सिस्टम पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने के लिए। बिल्कुल। तो भाई ये देखो, ये चाइनीज ऐप है, ये बने हैं बस ये छोटी मोटी इंस्टाग्राम और ये सब चीजें बनने के लिए, प्रोफेशनल वर्क के लिए प्रोफेशनल चीजें होती हैं, और वो बिल्कुल हट के दुनिया रहती है। हाँ, वो काम ही अलग होता है, वो चीज ही अलग होती है, वो चीज ही अलग होती है। उसमें क्या हो गया, थोड़ा सा चेहरा चमका दिया और वो ब्यूटी लगा दिया, चाइनीज वाला जो भी लगता है, ये सब चीजें जो लग जाती हैं, ग्लो फिल्टर बना दिया, बहुत सुंदर वीडियो बन गया भाई। देखो बहुत से लोग कह रहे कैनवा आ गया, ये आ गया, कैनवा भी आ गया, कैनवा भी थोड़ा बहुत लोग यूज कर रहे हैं। मैंने 2-3 उसमें भी देखा जो रिक्वायरमेंट वगैरह आती है ना इन सब वेबसाइट्स पे, कैनवा का एडिटर चाहिए। मैंने कहा यार मैं शॉक्ड हो गया, मैंने कहा भाई क्या, मैंने कहा पक्का 3rd क्लास वाला बंदा होगा। अच्छा, उसको पता ही नहीं है कि क्या काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए मार्केट में। बहुत से लोग अपना कॉस्ट कटिंग करने में लग जाते हैं, वो ये नहीं सोचते आज तुम कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, कल को तुम्हारा ही लॉस होगा। ठीक है, आज आप कॉस्ट के बारे में सोच रहे हो, मैं तो सोचूं 10 रुपए में काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, तो आप ये गलत समझे। तो सामने वाला बंदा भी आपको 10 रुपए वाले ही काम करेगा। लोग बेवकूफ नहीं है कि मार्केट में इतने महंगे सिस्टम लेके बैठे हुए हैं
और दा विंसी जो रिजॉल्व है उसमें कलर करेक्शन करने के लिए अलग पैनल्स बनते हैं, नॉब अलग रहते हैं, उनमें बड़े अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। वीडियो एडिटिंग में केवल सॉफ्टवेयर के थ्रू काम नहीं चलता है, बहुत तरीके के चीज़ यूज़ होते हैं। आप अभी इस मुकाम पर पहुँच कर भी अपने आप को कितना सफल मानते हैं? क्या आपको लगता है कि अभी तक आप सफल हो चुके हैं? आप देखिए, मेरा जो मिशन है ना, वो अलग है। अच्छा। मैं तो अभी अपने आप को खुद को डेवलप करने में लगा हुआ। मैं नहीं कहता कि अभी मैं शांत बैठूंगा। अच्छा। क्योंकि मैंने ना स्टार्टिंग से लेके अभी तक सीखना बंद नहीं किया है। तो मेरा जो मिशन है फ्यूचर, मैंने सोचा है कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में अपना कुछ काम करना चाहता हूँ, यही डिजिटल फील्ड को लेके। लेकिन जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गई, जो बच्चा सीख के अपने गांव में अपने देश में बैठ के शादी की वीडियो बनानी हो तो अपने गांव में बना ले, 2 रुपए कमा ले। वहाँ पे कोई वीडियो गांव में बनती है तो बाहर सिटी में जाती है वीडियो एडिट होने के लिए, 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए पर वीडियो का एडिट होकर जो भी उनका कॉस्टिंग मैंने सुना है, ऐसा कुछ होता है वहाँ पे। तो वो जो लिया जाता होगा नॉर्मली, वीडियो का अलग, वो अलग, सारी चीजें, तो वो सारी चीजें अगर वहाँ पे वो लोग सीख जाएंगे तो उनका तो अपना बिजनेस चल जाएगा अच्छा खासा ना। डिस्टेंस कम होगा, इनकम होगी, ग्रोथ होगा, इंसान आगे बढ़ेगा, 4 लोगों को नौकरी मिलेगी। तो ये सारी चीजों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आप बेसिकली युवाओं को नौकरी देने के लिए आप ये मिशन के बारे में लगे हुए हैं? मैं एक्चुअली मैं मिशन, नौकरी देने का मिशन नहीं कह सकता मैं गाइडेंस देने का मिशन करना चाहता हूँ। कि मैं सही रास्ते पे आपको लेके जाना चाहता हूँ। उन लोगों को, जो लोग बेचारे, जो मतलब बहुत से लोग होते हैं जिनके पास पैसा है, वो तो उनके बच्चे तो बाहर निकल जाते हैं, वो तो अच्छे से कर लेते हैं। जिनके बच्चे मान लो 12th पास होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, जिनकी इनकम सोर्स नहीं है ज्यादा, तो भाई उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। बिल्कुल। उनको सही रास्ता तो देने वाला होना चाहिए ना। भाई अब मेरे को एक्सपीरियंस है, मैंने इतना टाइम काम किया, तो कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस उनके लिए बेनिफिट देगा। बिल्कुल देगा ही नहीं देगा? बिल्कुल देगा, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। जो चीज मैंने समझी है वो चीज मैं उनको अच्छे से बताना चाहता हूँ। ये स्ट्रगल इनका है, इनके स्ट्रगल में जो इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है वो चीजें इन्होंने आपके सामने रखी है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपने इनके एक्सपीरियंस से कितना सीखा है। आपने अगर इस वीडियो को जरा सा भी पसंद किया हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यदि दीपक मिश्रा जी से यदि आप अपना कोई भी वीडियो एडिट करवाना चाहते हैं, ठीक है, और या फिर आप इनसे कोई ट्यूटोरियल या क्लास सेशन लेना चाहते हैं, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, और इनका कांटेक्ट जो है यहाँ वीडियो पे भी फ्लैश कर रहा होगा, आप यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो और आपके डिमांड पे अगर आप इनको दोबारा बुलाना चाहते हैं, तो मैं सर को दोबारा ज़रूर बुलाऊँगा। इस चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।